हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं जो मैंने लास्ट कल क्या बोला था कि जो एंथैल्पी उसकी हम न्यू टर्म्स लेके आएंगे। एंड बेटा कल जो हमने एंथैल्पी के लिए एक फॉर्मूला देखा था बेटा, उसी के बेस पे हम आज क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है, एक तो हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं फर्स्टली, देन बेटा एंथैल्पी के बेस पे हम कुछ और टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, आपको देखना है कि क्या क्या चीज इसमें दी हुई है और क्या पूछा हुआ है, तो उसके बेस पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ठीक है बेटा, देखो आपके पास अमोनियम नाइट्रेट है और नाइट्राइट सॉरी, और ये डीकम्पोज हो रहा है, इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 373 केल्विन। ये जब डीकम्पोज होगा, देखो बेटा यहाँ सॉलिड फॉर्म है और जब डीकम्पोज होगा तो ये गैस फॉर्म देगा, नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर गैस रिलीज होगी। इस रिएक्शन के लिए बेटा जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू कितनी है, -223.6 किलो जूल मॉल इनवर्स। क्योंकि क्वेश्चन में देखो डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर है, इस पर आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब बेटा इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन अंडर द सेम कंडीशन, एंड आर की वैल्यू भी दी हुई है। तो बेटा बहुत सिंपल है, इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा हुआ है, दिया क्या हुआ है डेल्टा एच, दैट मीन्स एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, एंड आर की भी वैल्यू है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा कि फॉर्मूला क्या था। तो बेटा जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या है वो लिख देंगे। देखो एक तो हमारे पास है टेम्परेचर, कितना है 373 केल्विन। बेटा केल्विन नहीं है, चेंज करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, -223.6 किलो जूल मोल इनवर्स। एंड बेटा आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, आप देखो बेटा हमें डेल्टा यू निकालना है, तो हमें पता है कि जो डेल्टा एच है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही होता है। अब आप ये कहोगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बेटा नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। अगर नहीं है तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यही था। तो अगर आप इक्वेशन बना के देखोगे तो डेल्टा एन जी की वैल्यू भी निकल जाएगी, और वो हम कैसे निकालेंगे, देखो बेटा इसमें इक्वेशन को NH4NO2 सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, N2 गैस के अंदर एंड H2O गैस के अंदर। अब देखो बेटा इसमें ये सिर्फ गैसेस के लिए होती है। अब ये जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेने, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए लिए जाते हैं, गैसेस के लिए। तो आपको ध्यान रखना है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो यहाँ पर क्या रहेगा, 0। क्लियर है बेटा, अगर यहीं पर ये गैसेस फॉर्म में दिया हुआ रहता तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आप 1 लेते, क्योंकि यहाँ आगे कोई भी इंटीग्रल नहीं है, दैट मीन्स 1। ठीक है, बट ये सॉलिड फॉर्म में है इसीलिए ये क्या रहेगा, 0। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। बहुत सारे न्यूमेरिकल है जिसमें इक्वेशन दी हुई है, उसमें गैसेस है, रिएक्टेंट भी, प्रोडक्ट भी गैसेस है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो। बट इस टाइप के आपको ध्यान रखना है कि अगर सॉलिड या लिक्विड आ जाता है, सॉलिड की जगह अगर लिक्विड आएगा तो भी यहाँ पर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स आप 0 लोगे, क्योंकि गैसेस के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, देखो 1 and 1 कितने हो गए, 2 ही है। आप देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं। अगर आपने इस टाइप से किया तो आपके नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के तो 2 आ गए,
बट रिएक्शन तो हमारी बैलेंस है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, देन उसके बाद आप ये लिखोगे। ये चीज भी बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए बेटा मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, ये तो बैलेंस है, बट देखो ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं 4। अगर हम बेटा H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। अब क्या होगी रिएक्शन बैलेंस। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं बेटा 2 एंड N2 मॉलिक्यूल 1, तो हम ये कह सकते हैं कि Np हमारा कितना आया 3। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो डेल्टा Ng कितना आ जाएगा बेटा, ये प्रोडक्ट है 3 एंड रिएक्टेंट का है 0, तो हमारे पास क्या आ गया 3 मोल। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, डेल्टा Ng की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब ये बस पुट करना है, ठीक है। अब देखो बेटा आपको डेल्टा U निकालना है, तो अगर हम डेल्टा U इज इक्वल टू देखें तो क्या आएगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT। क्लियर। अब देखो डेल्टा H की वैल्यू बेटा माइनस में है, तो एज इट इज माइनस में पुट कर दो, माइनस 223.6। और आप यहाँ पर इसकी अगर यूनिट भी लिखोगे साथ साथ में तो देखते चलना, माइनस डेल्टा N की वैल्यू अभी अभी निकाली 3, ठीक है, एंड R की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 8.314, राइट, एंड इनटू टेम्परेचर करोगे। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको बेटा, ये किलो जूल में दी हुई है बट आपको जूल में लेके चलना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इंटरनल जो एनर्जी है वो किसमें आती है, जूल के अंदर, अर्ध के अंदर, तो ये ध्यान रखनी है। तो इसको हम क्या कर देंगे 10-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इनटू बेटा T कितना दिया हुआ है 373। और जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस है, पहले इसको सॉल्व कर लेना पूरे को। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू माइनस में आएगी और ये वैल्यू भी किस में है, माइनस में। आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन तो माइनस आएगा, डिजिट क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी जो वैल्यूज है। तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी आएगी 232.9। और जब बेटा इसमें सभी में आप क्या कर दोगे, इनकी यूनिट भी साथ साथ मेंशन करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मोल इनवर्स के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि इनकी यूनिट भी साथ साथ लिख दो, आपस में जब कैंसिल आउट हो जाएंगी प्लस माइनस वाली, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा ओनली मोल इनवर्स के अंदर। तो ये आपकी आ गई है इंटरनल एनर्जी। आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर बेटा यहाँ पर गैसेस दिया होता तो आप यहाँ 0 नहीं लेते, ये चीज भी ध्यान रखना है। काफी क्वेश्चंस में बेटा जो नंबर ऑफ मोल है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती, आप यहाँ कैलकुलेट नहीं करोगे, वहां जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज उठाया और हमने पुट कर दिया। क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो बेटा ये था उसके बेस पे न्यूमेरिकल जो हमने कल एंथैल्पी देखा था, ठीक है। अब बेटा मैं कुछ न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम हीट कैपेसिटी। जैसे ही हमने बेटा हीट के बारे में डिस्कस किया था वैसे ही हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी। और जो हीट के टॉपिक्स थे वही बेटा हम यहाँ पर लेके चलेंगे हीट कैपेसिटी के टॉपिक्स। कैसे अभी डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी होती क्या है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि एक सिस्टम है ये वाला जिसके अंदर कोई ना कोई गैस या कोई सब्सटेंस फिलअप है। ठीक है, ये सिस्टम है और इस सिस्टम के टेम्परेचर को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो हम इस सिस्टम के टेम्परेचर को कैसे इंक्रीज करेंगे, हम इसको क्या देंगे, हीट देंगे। तो जो हीट इस सिस्टम के टेम्परेचर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, एवरी 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसी को आप क्या बोलोगे, हीट कैपेसिटी।
ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बेटा इंक्रीज तभी होगा जब हम यहाँ से क्या सप्लाई करेंगे, सप्लाई हीट, ठीक है, और उस हीट की अमाउंट को ही आप क्या बोलोगे, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो क्या आएगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज मतलब इंक्रीज, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये होती है हीट कैपेसिटी। बेटा जो हीट कैपेसिटी होता है इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि क्या हो रहा है, हीट रिक्वायर्ड है, इसका मतलब हीट का सिंबल क्या होता है बेटा, क्यू, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखो बेटा आपको पता है T2 माइनस T1 को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा T, क्लियर। डेल्टा जो है वो रिप्रेजेंट करता है लार्जर टेम्परेचर इंक्रीज, बट यहाँ पर बेटा 1 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, इसका मतलब स्मॉल अमाउंट में हो रहा है। तो जब स्मॉल चेंजमेंट होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल चेंज हम लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मतलब जो हीट होगी वो भी क्या होगी, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होगी, और टेम्परेचर में भी क्या होगा, स्मॉल चेंज होगा, ठीक है। तो स्मॉल चेंजेस के लिए हम डी साइन लेते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हीट कैपेसिटी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है, तो बेटा अभी हमने कहा कि ये सिस्टम है, ठीक है, या फिर सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है, सब्सटेंस, तो हम कह सकते हैं सब्सटेंस है। अगर मैंने आपको ये कह दिया कि ये जो सब्सटेंस है वो कितना है, 1 ग्राम है, 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को बेटा हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गई, बहुत सिंपल है, सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंजमेंट, वो क्या है, देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, बस इतना सा चेंजमेंट है बेटा, इसमें हमने फिक्स वैल्यू, फिक्स हमने क्या ले लिया है, मास ले लिया है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो ये था किसी सॉलिड या किसी लिक्विड के लिए जो हम बताएंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर बेटा गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब मैंने ये कहा कि ये सिस्टम है, इसमें क्या फिलअप है, गैस फिल है, तो हमें पता है गैस के लिए हम क्या लेते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं। तो हम यहाँ पर 1 ग्राम की जगह क्या लिखेंगे, 1 मोल, किस केस में, गैसेस के लिए, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपकी जो हीट कैपेसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी में बहुत सिंपल है, आप सेम डेफिनेशन दोगे, थोड़ा सा चेंजमेंट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, बस आपको ये लिखना है, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो आपके पास हीट कैपेसिटी था जिसमें हमने कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सिस्टम ले लिया, ठीक है।
अब इस सिस्टम की अगर फिक्स वैल्यू या फिर हम ये कहें ये सिस्टम क्या है, सॉलिड या फिर लिक्विड, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उसमें हमने फिक्स वैल्यू बता दी कि 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसके टेम्परेचर को हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसी हीट को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे इसको बेटा हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड बेटा मोलर हीट कैपेसिटी जो होगी इसको हम Cm से रिप्रेजेंट करेंगे। इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, यहाँ पर बेटा हम गैसेस की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ गैस आ जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये आपकी डेफिनेशन पूछी भी जाती है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना, यहाँ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस आएगा, यहाँ 1 मोल आएगा, क्लियर। ये सॉलिड लिक्विड्स के लिए, यहाँ ये गैसेस के लिए बताई जाती है। तो ये था बेटा हीट कैपेसिटी। अब देखो इस हीट कैपेसिटी को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम कर देते हैं और प्रेशर कर देते हैं तो क्या इसका वेरिएशन आता है। जैसे हमने हीट के लिए देखा था, हीट के लिए देखा था ना, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम QP QV, देन उसमें रिलेशन निकाला था, सेम एज इट इज हीट कैपेसिटी का भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब देखो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम के लिए बताती हूँ, फिर उसके बाद प्रेशर के लिए, ठीक है। देखो अभी अगर हमने देखा कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या था, dQ बाय dt, यही था, ठीक है। स्मॉल चेंजमेंट ही लेके चलेंगे हम। अब देखो हमें पता है फ्रॉम या अकॉर्डिंग टू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है हमें पता है, dQ इज इक्वल टू, स्मॉल चेंजमेंट है तो du प्लस pdv, यही होता है। हम क्या करेंगे, dQ की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ dQ इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही पुट करेंगे बेटा क्या आएगा, C इज इक्वल टू du प्लस pdv डिवाइडेड बाय dt, यही है, ठीक है। हमने कहा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, डेल्टा टी या फिर dv इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो हम कह सकते हैं CV। अब बेटा यहाँ V लोगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, CV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, du बाय dt, क्लियर है। आपको याद है QV, जो हीट थी QV वो किसके इक्वल थी, डेल्टा U के इक्वल थी, याद है ना, सेम एज इट इज है। देखो बट यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करना है, तो ये ध्यान रखना है आपको, हीट कैपेसिटी में टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये आ गई है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पर आपको डिस्कस करना है। सेम देखो सबसे पहले हमें ये वाली जो इक्वेशन थी ये यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे C इज इक्वल टू du प्लस pdv डिवाइडेड बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर
क्या होगा बेटा, Cp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, du डिवाइडेड बाय dt, क्योंकि ये दोनों के डिवाइडेड में है, प्लस p क्या है बेटा, कांस्टेंट बाहर रखोगे और जो वेरिएबल है उनको एक साथ रख दोगे, dv बाय dt। ठीक है, आप देखो फ्रॉम एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच था ना, चेंज थी वो, तो आपको चेंज नहीं लेना। एच इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस पीवी, आपको बताया था। ठीक है, वी नो दैट एंथैल्पी एच इज इक्वल टू क्या होती है, u प्लस पीवी। अब आप क्या करोगे, इसमें डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएट के लिए भी सिंबल क्या आता है, डी, एच आ गया। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का मतलब डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे बेटा, डी टी इज इक्वल टू सेम एज इट इज डी यू डिवाइडेड बाय डी टी प्लस पी, पी कांस्टेंट है ये ध्यान रखना, तो पी आपको रखना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है एज इट इज, एंड डी वी बाय क्या आ जाएगा, डी टी। देखो ये वैल्यू किसके इक्वल आई है, डी एच बाय डी टी के, यहाँ पर आपको ये दिख रही है ये वैल्यू एज इट इज, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा बेटा, Cp इज इक्वल टू डी एच बाय डी टी। ये आपके पास आ गई हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपको ध्यान हो तो जो हीट थी एट कांस्टेंट प्रेशर वो किसके इक्वल आई थी, एंथैल्पी चेंज के। यहाँ भी तो एंथैल्पी चेंज है बट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए आपको ये चीज बताई है, आपको ध्यान रखनी है, सेम वही थिंग्स है बेटा। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है? अब क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास CV आया एंड जो CP आया उसमें क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट भी है बेटा, एग्जाम में पूछा भी जाता है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। 2 मार्क्स में आ जाता है या फिर 1 मार्क्स में आ जाता है। 1 मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बताना होता है, अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको पूरा डिराइव करके आना होता है। ठीक है, अगर उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आता है तो वो सॉल्व करने होते हैं, बट न्यूमेरिकल कम, इनमें रिलेशन ज्यादा पूछा जाता है। तो बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिना बोले बेटा ले लिया करो। अब देखो हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है, किसमें, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया, अगर याद होगा तो। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। डायरेक्ट लिख रही हूँ, Cp का मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv का मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो बेटा, अभी अभी हमने देखा था Cp और Cv की वैल्यू, हमने कहा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, बेटा Cp क्या था, Cp था dH बाय dt। ठीक है, माइनस एंड Cv क्या था बेटा, du बाय dt, यही था ना यहीं पे। आप देखो बेटा, मैंने क्या कहा आपको, अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है, H इज इक्वल टू U प्लस PV, यही होती है। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, जैसे हमने QP और QV का रिलेशन निकाला तो आइडियल गैस यूज किया, सेम एज इट इज बेटा यहाँ भी यूज करें।
तो देखो बेटा PV इज इक्वल टू क्या होता है RT, कब? जब M इज इक्वल टू क्या हो? 1 हो। तो हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे H इज इक्वल टू U प्लस RT, कर दिया। अब हमें क्या करना है? इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सेम चीज, डिफ्रेंशिएट का मतलब D, ठीक है, H, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का मतलब DT, क्लियर? du बाय dt प्लस R कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होता, T चेंज हो रहा है, dt बाय dt, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? आपके पास ये वाला पोर्शन। अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या आएगा? dH बाय dt माइनस du बाय dt इज इक्वल टू R। आगे ये आपको ये वैल्यू यहाँ भी दिख रही होगी, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, आपको नीचे ही करते जाना है राइट डाउन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा? देखो बेटा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? R के। दैट मीन्स यहाँ क्या आ गया? R आ गया। तो ये रिलेशन होता है Cp और Cv के अंदर। अब एक चीज और नोटिस करना बेटा, Cp की वैल्यू निकालिए तो इज इक्वल टू क्या होगा? R प्लस Cv। इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब ये आया Cp इज ग्रेटर देन Cv, क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखना है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसमें क्या था बेटा? Qp और Qv इक्वल आ रहे थे, बट इसमें इक्वल नहीं है। क्या है ये चीज? ये ग्रेटर है इसके कंपेयर में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये पूरा का पूरा जो रिलेशन है आपका यहाँ तक पूछा जाता है, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज बताई आपको, यहाँ तक आपका रिलेशन अगर पूछा जाता है तो बहुत सिंपल है। Cp और Cv की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो पुट करनी है, ठीक है। देन आपको एंथैल्पी वाली इक्वेशन यूज करके उसमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके ये वैल्यू चेंज करनी है। देन डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और जैसे ही चेंजमेंट करोगे आपके पास ये वैल्यू R के इक्वल आएगी। आप इस वैल्यू की जगह R पुट कर दोगे, क्या आ गया? रिलेशन। सबसे इजी है, 2 मार्क्स आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया है आपका कंप्लीट। कल बेटा मिलते हैं और टॉपिक्स के साथ। एंथैल्पी अभी हमारा चल ही रहा है, एंथैल्पी में ही हम आगे डिस्कस करेंगे और भी टॉपिक्स के साथ में। टेक केयर।